प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और साथ साथ इसके बेसिस पर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमिन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। Depression in freezing point. The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the vapor pressure of its solid phase is called freezing point of the liquid. तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किसी लिक्विड का हिमांक क्या है, तो आप एक बड़ा कैजुअल सा आंसर दे देते हैं, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीजेज, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, फ्रीज होता है। लेकिन ये एक बड़ा ही कैजुअल डेफिनेशन है। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, तो याद रहे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। क्या बताया गया? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब आप देखेंगे कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, वाष्पशील विलायक में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते, एक अवाष्पशील विलेय मिला देते, तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अब आपको यदि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है तो सॉल्यूशन को और ज्यादा ठंडा करना पड़ता है। इट नीड्स फर्दर कूलिंग, अपने को और ज्यादा कूलिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the partial vapor pressure of solvent in solution, that is vapor pressure of solution, gets decreased. Hence, to equate the vapor pressure of solution to that of solid solvent, the solution is required to be cooled further to a relatively lower temperature. Thus, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the freezing point of solution gets decreased. This is called depression in freezing point of solution. तो आपको बताया गया कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स डिक्रीज, क्या होता है, घट जाता है। इस तरीके से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए सॉल्यूशन को और ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर तक उसकी कूलिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के हिमांक में अवनमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वोलाटाइल सॉल्वेंट इज ए let the freezing point of a volatile solvent A is T0F and that of solution containing non-volatile solute B is Tf. Then depression in freezing point of solution, that is delta Tf, will be equal to T0F minus Tf. तो आपने मान लिया कि किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट, वाष्पशील विलायक
ए का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है T0F। कितना है? T0F। इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B मिला देते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होकर के सॉल्यूशन का हो जाता है TF। कितना हो जाता है? TF हो जाता है। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के हिमांक में अवनमन कितना होगा? ये इक्वल डेल्टा TF से डिनोट कर रहे हैं इसको। डेल्टा TF इक्वल होगा T0F। याद रहे यहाँ पर T0F ज्यादा है, T0F माइनस TF। T0F क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और TF क्या है यहाँ पर? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF किसके निकलेगा? T0F माइनस TF। If vapor pressure of pure solid solvent, liquid solvent and solution containing non-volatile solute are plotted against absolute temperature T, then following curves are obtained। यहाँ पर एक ग्राफ खींचा गया है। यहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट और सोल्यूशन तीनों के वेपर प्रेशर को अगेंस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्लॉट किया गया है। देखिए क्या कर्व मिलता है, क्या ग्राफ मिलता है। यहाँ पर ये ग्राफ है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर शो किया है इन केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर शो किया है, और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर शो किया है। किसका किसका? सॉलिड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का और सोल्यूशन। ये जो ए बी पार्ट है ग्राफ का, ए बी पार्ट ये सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। बी सी पार्ट लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, और वहीं जो ईडी है ये शो कर रहा है सोल्यूशन के वेपर प्रेशर। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व है, टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन शो किया गया है। अब यहाँ पर आप साफ साफ देखिए, सपोज हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, ये है सपोज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आपने लिक्विड लिया, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। याद रहे लिक्विड के वेपर प्रेशर से सॉलिड फेज, जो इसका लिक्विड का जो सॉलिड फेज है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर कम शो किया गया है किसका? सॉलिड सॉल्वेंट का, जबकि लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा शो किया गया है। क्लियर है? इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं। तो आपने किसी लिक्विड को लिया रूम टेम्परेचर पर, पॉइंट सी पर ध्यान दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आपने लिक्विड लिया, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर है लिक्विड का। क्लियर? अब लिक्विड को आपने ठंडा करना शुरू किया, उसकी कूलिंग शुरू की। सिंपल सी बात है, लिक्विड को फ्रीज करना है तो व्हाट टू डू, क्या करेंगे आप? उसकी कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ठंडा करेंगे टेम्परेचर घटाएंगे। ध्यान दीजिए टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा, और घटते घटते ध्यान दीजिए टेम्परेचर घटने के साथ वेपर प्रेशर घटता जा रहा है किसका? लिक्विड सॉल्वेंट का। और पॉइंट बी पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को, पॉइंट बी पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। नेचुरली यही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी द्रव का हिमांक। तो आपने क्या देखा? पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यानी T0F पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया। नेचुरली इस पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है T0F, ये कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट का, यानी शुद्ध विलायक का, शुद्ध लिक्विड का हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से रूम टेम्परेचर पर आपने फिर से सॉल्वेंट लिया और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया B। व्हाट विल हैपन? उसी टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। ध्यान दीजिए पहले इतना था प्योर सॉल्वेंट का, अब वह घट करके D के करिस्पॉन्डिंग हो गया, वेपर प्रेशर घट गया। क्लियर है? पहले C के करिस्पॉन्डिंग था, जैसे ही आपने सॉल्यूट मिलाया वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम था, सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, घट गया। अब आप सोल्यूशन को ठंडा करना शुरू कीजिए। व्हाट विल हैपन? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घटने लगेगा। ये देखिए कैसे घटेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो गया था, क्या सोल्यूशन फ्रीज होगा? आंसर इज नो, सोल्यूशन यहां फ्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ है।
मीन्स सोल्यूशन को और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, इट विल नीड्स टू कूल्ड फर्दर, और ज्यादा हमको इसकी कूलिंग करनी पड़ेगी, और ज्यादा कूलिंग करेंगे। ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसके बाद पॉइंट ई के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर यानी टीएफ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मींस ये टेम्परेचर कहलाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी विलियन का हिमांक। यहां साफ साफ दिख रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। कहने का मतलब ये कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसी को नाम दिया जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन के हिमांक में अवनमन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Here vapor pressure of both liquid solvent and solution decreases with decrease of temperature. At temperature corresponding to point B, already बता चुका हूं T0F, the vapor pressure of pure liquid solvent becomes equal to the solid solvent, hence it corresponds to freezing point of pure solvent, that is T0F. Similarly, at temperature corresponding to point E, that is TF, the vapor pressure of solution becomes equal to the solid solvent, hence it corresponds to freezing point of solution. It is clear that the freezing point of solution is lesser than that of pure solvent. Depression in freezing point is a colligative property which depends upon the number of particles in solution and is independent of the nature of particles. It is used in experimental determination of molecular masses of different non-volatile solutes. तो यहाँ पर ग्राफ को ही डिस्कस किया गया है। शुरू के पार्ट में आपने देखा था, थोड़ा सा हम ग्राफ पर फिर से जा रहे हैं। ये देखिए, टेम्परेचर घटने के साथ लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर घटता है। पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर यानी T0F पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसलिए ये टेम्परेचर क्या कहलाता है? प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही पॉइंट ई के करिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यानी TF पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है, इस कारण TF क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। साफ साफ दिख रहा है यहां पर TF इज लेसर देन T0F। मीन्स जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। साथ साथ यहां यह भी बताया गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यह एक अणुसंख्य गुण है which depends only upon the number of particles in solution but not upon the nature of particles. ये केवल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। एंड इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। यह अवाष्पशील विलेय के अणुभार के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। कौन? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, determination of molecular mass of solutes on the basis of depression in freezing point of solution यानी हिमांक में अवनमन के आधार पर विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको हम यहां पर डेरिवेट करेंगे। क्लियर है? तो यहां हमने मान लिया कि किसी वाष्पशील विलायक यानी वोलाटाइल सॉल्वेंट A का हमने WA ग्राम लिया। WA ग्राम एक बीकर में लिया, किसका? किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट A का जिसका मॉलिक्यूलर मास है Ma। और इस WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट B का WB ग्राम मिला दिया और इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है MB। क्लियर है? ये हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। सपोज प्योर सॉल्वेंट का जो हिमांक था यानी फ्रीजिंग पॉइंट था वो था T0F और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट करके कितना हो गया है? TF। देन व्हाट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? दैट इज डेल्टा TF। ये इक्वल होगा
T0F माइनस TF। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। Let W be gram of a non-volatile solute B having molecular mass Mb is present in WA gram of volatile solvent A having molecular mass Ma. The freezing point of pure volatile solvent A is T0F and that of solution containing non-volatile solute B is TF. Then depression in freezing point of solution, that is delta TF, will be equals to T0F minus TF। तो आपने देखा कि किसी वाष्पशील विलायक A के WA ग्राम में हमने अवाष्पशील विलेय B का WB ग्राम मिला दिया। यहाँ पर हमने विलायक का मॉलिक्यूलर मास लिया है Ma और विलेय का मॉलिक्यूलर मास लिया है Mb। प्योर सॉल्वेंट का यानी शुद्ध विलायक का यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट था T0F और जैसे ही उसमें हमने सॉल्यूट मिलाया फ्रीजिंग पॉइंट घटकर हो गया TF। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? TF। देन क्या मिला यहाँ पर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF इक्वल हो गया T0F माइनस TF। अब सबसे खास बात, depression in freezing point is found to be directly proportional to the molar concentration of solution। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताया गया? किसी विलयन का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक में अवनमन है, वह विलयन के मोलल सांद्रण MOLAL, मोलल नॉट मोलर, मोलल सांद्रण मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? दैट इज डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, स्मॉल m। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलल कंसंट्रेशन, मोलैलिटी। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। thus डेल्टा TF is proportional to M। क्या मिला? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF is directly proportional to मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोलल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल m के और डेल्टा TF इक्वल हो गया KFM के, where KF is a proportionality constant called molar freezing point depression constant और cryoscopic constant। तो क्या मिला? डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM, जहां KF मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, हिमांक में अवनमन से संबंधित गुणांक है। क्लियर है? तो क्या मिला? डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM। अब हम इस KF को डिफाइन करेंगे, याद रहे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्रायोस्कोपी आपने नाम सुना होगा। व्हाट इज क्रायोस्कोपी? दैट इज स्टडी एट वेरी लो टेम्परेचर। जब किसी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप स्टडी करते हो एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर, तो उसे हम नाम देते हैं क्रायोस्कोपी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का, हिमांक का, इसलिए KF को हमने क्या नाम दिया है? दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो कांस्टेंट था, दैट इज KB को हमने नाम दिया था इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, जबकि KF को हम क्या नाम देते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, कैसे डिफाइन करते हैं। इफ M इक्वल्स टू 1, अगर M का वैल्यू हम 1 ले लें, यानी सोल्यूशन 1 मोलर, देन डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू KF। M की जगह 1 रखेंगे तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो गया? KF। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहां से हम KF को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मोलर सोल्यूशन। बहुत इजी सा डेफिनेशन, वन वर्ड आप कह सकते हो कि सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन के लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसी को मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखा है देखिए, 10 The depression in freezing point of a molar solution is called molar freezing point depression constant और cryoscopic constant of solvent। तो क्या मिला अपने को? किसी मोलर विलयन के लिए हिमांक में अवनमन विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है, या विलायक के हिमांक का मोलर अवनमन स्थिरांक विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर है? विलायक के लिए होता है। अब आगे,
इसी का एक बड़ा डेफिनेशन, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इस मोलल को डिफाइन कर देंगे, मोलल की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर देंगे, एक बड़ा डेफिनेशन मिल जाएगा जो आपके बुकों में लिखा हुआ मिलता है। देखिए क्या है, और द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड when 1 mole of a non-volatile solute is added to 1000 gram of a volatile solvent is called molar freezing point depression constant or cryoscopic constant of the solvent। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल मिलाने पर होने वाला हिमांक में अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर है, जिसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो। क्या बताया गया, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल of a non-volatile solute is added to the 1000 gram of volatile solvent is called molar depression, molar freezing point depression constant और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोलैलिटी, सिंस मोलैलिटी m क्या है, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या है मोलैलिटी m, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by gram molecular mass of solute into mass of solvent in gram. This is molality। अभी अपने को मिला था डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM, यहाँ m का हम वैल्यू पुट कर देंगे। मोलैलिटी ध्यान दीजिए क्या है, मोलैलिटी m इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन GMM, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, दैट्स इक्वल्स टू WB ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन MB दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमने क्या माना है MB इंटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये अपने को m का दैट इज मोलैलिटी का फार्मूला मिल गया। इसको हम डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल्टा TF इक्वल मिल जाएगा 1000 KF इंटू WB इन ग्राम अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम, इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा सा हम साइड चेंज कर लेते हैं, MB को इधर ले जाते हैं, डेल्टा TF को यहां ले जाते हैं, तो MB इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1000 KF इंटू WB, ये चेंज नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA इन ग्राम। एक एक्सप्रेशन मिल गया मॉलिक्यूलर मास का MB का, तो MB इक्वल्स टू क्या मिला 1000 KF इंटू WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA इन ग्राम। आप देखेंगे कि अगर अदर पैरामीटर्स के वैल्यू हमको नोन हो तो इस फार्मूले को यूज करके हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ अदर पैरामीटर्स आर नोन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। From this expression, it is clear that the molecular mass of the non-volatile solute is inversely proportional to the depression in freezing point of the solution। तो क्या देखा है, इस एक्सप्रेशन से साफ साफ नजर आ रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑलरेडी आपने देख लिया है कि जितने भी सॉल्यूट हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां भी वही चीज मिला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने देखा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसके बेसिस पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमिन करते हैं। साथ साथ आपने ये भी देखा कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ ये जो फार्मूला मिला था अपने को मॉलिक्यूलर मास का, इसके बेसिस पर एकेडमिक एग्जाम में सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।